नमस्कार साथियों, आपके अपने प्लेटफॉर्म जो यूजीसी नेट के लिए डेडिकेटेड है, जोश नेट JRF पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, अभी हम लोग PYQ के सीरीज़ में हैं और ये PYQ जो सीरीज़ है ये जो चल रहा है पेपर 3 हिंदी साहित्य का पेपर 3 शिफ्ट 1। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये 2015 का जो पेपर है जून में जो हुआ था उस पेपर को अभी आज हम लोग देख रहे हैं। ये लेक्चर 2 है। इससे पहले अगर आपने हमारा 2015 का पेपर 2 नहीं देखा है जो कंप्लीट 50 क्वेश्चन थे उसमें, तो उसे आप जा कर के देखें। और साथियों, जैसा कि ये टैगलाइन है PYQ से सिलेक्शन तक, तो इसे आप लोग जाएं। इसमें तकरीबन 60 क्लासेज आप लोग के लिए कंप्लीट कर दी गई, तो इसे जाएं और देखें, इसे भरपूर प्यार दें। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसी श्रृंखला को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लास्ट 60 डेज JRF बैच दिसंबर 2025, क्रैश कोर्स UGC नेट दिसंबर 2025। और इसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको बिल्कुल 1 से 10 यूनिट तक कंप्लीट कराई जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ICT जो इसी ये यूनिट 8 में है, ये आपको कराया जा चुका है। और KVS मदान की जो पुस्तक है क्या कहते हैं उसको, पेपर 1 के लिए, वो भी आपको बहुत अच्छे से फ्री हैंड लेक्चर में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आप जाएंगे और पेपर 1 की तैयारी कंप्लीट यहाँ से करेंगे। और जो भी एस्पिरेंट हिंदी साहित्य के हैं तो वो जाएं और शुक्ल बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर ले बिना समय गंवाए। और जो दिसंबर जो यहाँ से क्वेश्चन NTA बिल्कुल 5-10 क्वेश्चन बिल्कुल रहते हैं पेपर में, 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो यहाँ से बिल्कुल रहते हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जाएं, शुक्ल बैच को भी ज्वाइन करें। मिशन JRF जो आप ही लोग के लिए लाया गया है, तो चलते हैं अब। और साथियों, जैसा कि 2015 में जो है पेपर 2 होते थे, एक तो पेपर 2 और पेपर 3। इस पेपर 2 में 50 क्वेश्चन किए रहता था और पेपर 3 में जो है 75 क्वेश्चन रहते थे। और देखिए जैसा कि यहाँ पे है, और पेपर 2 हमारे द्वारा कंप्लीट करा दिया गया हिंदी साहित्य का लेक्चर 1 लेक्चर 2 के माध्यम से। और आज हम लोग पेपर 3 देख रहे हैं और आज हम देखेंगे 25 से 50 तक के क्वेश्चन को। ये लेक्चर 2 है हमारा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बढ़ते हैं हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, आज का हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, आज के सीरीज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं सॉल्व मिल करके। और जो भी आंसर आपको बताया जाएगा NTA के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर की होगा उससे आपको आंसर बिल्कुल कराया जाएगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि नहीं है, नहीं पूछ रहा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक चीज़ का गौर करेंगे कि आपको इसमें से यस पूछ रहा है या नो पूछ रहा है, यानी कि यस पॉजिटिव है क्वेश्चन है या निगेटिव क्वेश्चन। तो इसमें आपको नहीं पूछ रहा है, मतलब ऐसा है कि जो एक कोई इसमें होगा जो नहीं होगा। तो 26 का जो है ये रामचंद्र शुक्ल का जो है हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, ये है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये तो बिल्कुल पंक्ति बार बार पूछा गया, ये आपका PYQ भी है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, ये नहीं है इनकी, मतलब रामचंद्र शुक्ल के निबंधकार की ये नहीं है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति, ये बिल्कुल सही है। भक्ति जब वो राम निबंध लिखे हैं तो उसमें उन्होंने इन तीनों पंक्ति का यूज किया है, प्रयोग किया है। और ये काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, ये इस तरह के पंक्ति का इन्होंने प्रयोग नहीं किया, यानी कि 26 का 2 आंसर आपका हो जाएगा। तो चलते हैं अब आज का 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है, भुवनेश्वर प्रसाद का। तो राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, नहीं ये सब नहीं है, स्ट्राइक है, स्ट्राइक। भुवनेश्वर प्रसाद की जो एकांकी है वो स्ट्राइक है। तो आप कहेंगे मैम फिर बताइए इस सब का कौन है सबसे बड़ा आदमी, इसका कौन है, तो इनका जो है बता दे रहे हैं। सबसे बड़ा आदमी का जो है ये किसकी रचना है, तो भगवती आप हमारे साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। भगवती चरण वर्मा, इनके लेखक ये है भगवती चरण वर्मा। और लक्ष्मी का स्वागत ये उपेंद्र नाथ अस्क,
अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क। और राजपूत की हार ये जो है सुदर्शन, सुदर्शन जो लेखक हैं उनका है। तो चलिए सभी का हमने लोगों ने जान लिया। सबसे बड़ा आदमी का कौन है? भगवती चरण वर्मा। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क। और राजपूत की हार सुदर्शन। और भुवनेश्वर प्रसाद की जो एकांकी है वो स्ट्राइक है। ये आपका आंसर है, यानी कि 27 का 4। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो जीवन पे जो लिखा गया है, रचना किया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है कि इसके रचनाकार कौन है। माफ़ी चाहेंगे साथियों। तो कौन सा है आप लोग भी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। तो कौन सा है बताइए आप लोग। तो ये जो है राधा कृष्ण दास है, राधा कृष्ण दास, यानी 28 का 1। तो अब बताएंगे कि जब ये राधा कृष्ण दास है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन चरित्र लिखे हैं ये कब लिखे हैं? तो ये 1904 में लिखे थे राधा कृष्ण दास। और महावीर प्रसाद एक द्विवेदी जी हैं, तो जो लिखे हैं इनके बारे में प्राचीन पंडित और कवि, प्राचीन पंडित और कवि, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये 1918 की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इतना हम लोगों ने फैक्ट जान लिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो जीवन चरित्र लिखे हैं कौन लिखे हैं? राधा कृष्ण दास जी लिखे हैं। और कब लिखे हैं? 1904 में लिखे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन के क्या कह रहा है? कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? जहाँ पे ऐसी कहानी जहाँ पे शिशु जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बेबी, उनकी संवेदना नहीं है, उसमें सेंसिटिविटी नहीं है, कहने का मतलब। तो ऐसी कौन सी स्टोरी है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी होगी बताइए आप लोग भी। तो 29 का जो है चोरी, नादान दोस्त, कजाकी है, दो सखियाँ नहीं है। दो सखियाँ इसका मतलब जो शिशु संवेदना की जो बात है दो संख्या में नहीं की गई है। तो और ये सभी जो कहानी है ये प्रेमचंद जी की है। नादान दोस्त, चोरी, कजाकी और दो सखियाँ, ये सब प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद, ये प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद। चोरी, कजाकी 1 2 3, नादान दोस्त, नादान दोस्त सब आप लोग नोट करेंगे। दो सखियाँ ये भी प्रेमचंद जी की रचना है, तो ध्यान पे रखेंगे। लेकिन इस सब में शिशु संवेदना की बात है और इसमें दो सखियाँ में शिशु संवेदना की बात नहीं है, यानी कि 29 का 4। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आप लोग भी पढ़िए। विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की है? विभक्ति विचार, देखिए तो किसने की है आप लोग जवाब दीजिए। तो विभक्ति विचार की रचना जो है गोविंद नारायण। 30 का 3 ऑप्शन सही है आपका। विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की है? गोविंद नारायण। 30 का 3। तो अब हम लोग चलेंगे ये कि एक तो ये जान लिए कि आंसर इसका ये हुआ। अब आंसर जानने से तो काम बनेगा नहीं, तो अब इसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग लेंगे कि माधव प्रसाद मिश्र जी की कौन सी रचना है। तो ये है रामलीला, रामलीला, ये हो गया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना जो है, इनकी रचना का क्या नाम है? तो भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और कामता प्रसाद गुरु जी का हिंदी व्याकरण, ये तो हम लोग जानते ही हैं, हिंदी व्याकरण। तीर जिसके सामने लगा हुआ है, जिस लेखक के सामने, और उनके बगल में जो रचना है वो उसी का है, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग क्लास देखते हुए ही अपना शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत न हो। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग भी देखेंगे, क्या कह रहा है बताइए। तो काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? बताइए किसका है 31 का। तो ये प्लेटो का विचार है कि काव्य जो सर्जन है ना, ये ईश्वरीय जो विचार मतलब ईश्वरीय के मतलब क्या कहते हैं कर्म से या उन्माद से ही वो काव्य का सर्जन हो पाता, यानी कविता हो पाता है, बिना ईश्वरीय शक्ति से नहीं हो पाएगा। ये प्लेटो का ये सिद्धांत है। तो 31 का हम लोगों ने जाना कि आपका आंसर जो है 2 है, प्लेटो है। और
अरस्तु, अरस्तु जो है, अरस्तु क्या कहते हैं कि भाव, अनुभूति या संवेदना, कविता के सर्जन के लिए वो क्या मानते हैं? भाव, अनुभूति या संवेदना होना जरूरी है। संवेदना कविता के लिए अरस्तु का विचार है ये। तो चलिए इतना इनफ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो ये फ्रेंच रोह ने किया था, यानी 32 का 3। और इसमें जो वर्णन किया गया है जादुई यथार्थ का, मतलब किसमें कैसे किया गया ये हम आपको बता देते हैं। इसमें जर्मनी चित्रकारों के चित्रों का वर्णन विश्लेषण है। चित्रों का विश्लेषण है। बस ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रेंच रो जो है मैजिकल जादुई यथार्थवाद किया, और जर्मनी के चित्रकार के चित्रों का ये विश्लेषण किए हैं। बस ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इससे जुड़े जो फैक्ट हैं मैंने आप लोग को साथ शेयर कर दिया, लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लिख रहे होंगे। तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? नहीं पूछ रहा है। देखिए तो मार्क्सवादी विचारक कौन नहीं है? तो सबसे पहले तो लुकाज है, ये है, और रॉल्फ फॉक्स भी है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। रॉल्फ फॉक्स और कॉडवेल भी है, कॉडवेल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जोसेफ एडिसन जो है ये मार्क्सवादी विचारक नहीं है, यानी कि मार्क्सवादी विचारक कौन नहीं है? जोसेफ एडिसन नहीं, यानी 33 का 1। तो आप कहेंगे कि मैम फिर ये क्या है, कौन है जोसेफ एडिसन? तो जोसेफ एडिसन जो है ये अंग्रेजी निबंधकार है, नाटककार है, अंग्रेजी निबंधकार, कहानीकार, ऐसा कह सकते हैं, कहानीकार। ये मतलब अंग्रेजी में जो है ये निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, पोएट लिखते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो और लुकाज, रॉल्फ फॉक्स और कॉडवेल जो है ये मार्क्सवादी विचारक है। ये ध्यान पे आप लोग रखेंगे। इसमें एक नाम और याद रख लीजिए, बेंजामिन जो भी है मार्क्सवादी ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आज का 34 क्वेश्चन नंबर। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए आपको कौन सा कथन इसमें सत्य दे रहा है। और आपके ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, जिसमें प्लेटो और अरस्तु की बात है। तो चलिए पढ़िए आप लोग भी एक लाइन टू लाइन। प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु के आदर्शपरक नहीं। प्लेटो के जो थे वो आदर्शपरक थे, ये आदर्शपरक होगा, आदर्शपरक, और इनके थे यथार्थ। अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो थे, और प्लेटो जो थे वो आदर्शता को मानते थे, और जब उनके शिष्य जो थे अरस्तु वो यथार्थवादी थे, यथार्थवादी। तो ये तो आपका गलत हो गया। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही दृष्टि से आदर्शपरक थे, दोनों ही नहीं थे, ये गलत है। एक तो मैंने बता दिया कि एक आदर्शवादी थे, दूसरा यथार्थवादी थे। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु के यथार्थपरक थे, ये बिल्कुल सही है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही दृष्टि से यथार्थपरक थे, नहीं दोनों नहीं थे। एक आदर्शवादी थे, दूसरे यथार्थवादी थे, और दोनों में गुरु और शिष्य का संबंध था, एक स्टूडेंट थे और एक टीचर थे। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो ये गलत हो गया, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 34 का वो 3 हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा 33 का 3, 34 का, सॉरी 34 का जो है आपका 3 आंसर हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका है। अब चलिए बता ही दिए कि कौन आदर्शवादी थे और कौन यथार्थवादी थे। 35, आज का 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विरोधों का सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? अच्छा क्वेश्चन है। विरोधों का सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? तो ये जो धारणा है ये शुक्ल जी का है। जब शुक्ल जी प्रेजेंट हो तो कम ही संभावना है कि किसी अन्य
जो आलोचक है या लेखक उनके मतलब पक्ष में आंसर जाए, क्योंकि ये इतना ना साहब बोल दिए हैं कि इसके मतलब इनसे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर आपके ऑप्शन में रहे रामचंद्र शुक्ल जी तो आपको रुकना है, और नहीं आता हो तो आप उनके साथ टिक लगा सकते हैं। तो आपका सही होने की संभावना 60-70% होगी कि सही हो जाएगा। तो 35 का 2। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है। देखिए स्वकीय नायिका भेद, यहाँ पे भेद पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा नहीं है। मध्या है, मुग्धा भी है, प्रौढ़ा भी है, वासक सज्जा नहीं है। ये जो है 4th वासक सज्जा वो नहीं है। तो जानते हैं कि इसमें भरत मुनि ने इसको 8 भेद बताया है। इसके 8 भेद है। स्वकीय नायिका भेद 8 भेद है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 8 भेद है, जिसमें मध्या, मुग्धा और प्रौढ़ा को एक और नाम जानते हैं, प्रगलंभा ऐसे याद रखेंगे, प्रगलंभा। इनको 2 नाम जानते हैं। वासक सज्जा नहीं है। तो चलते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन। थोड़ी सी फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को जो नेचर आपको दिख रहा होगा तो फैक्चुअल है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें मैं खुद डिटेल करूँगी। तो ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं, तो जानते हैं ध्वनि सिद्धांत किसका है, बताइए आप लोग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तो जितना बार PYQ आया है, मान के चलिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आता है और आने की संभावना बनी रहेगी, तो इसको तो आप भूलेंगे ही नहीं। ये आनंदवर्धन जी की है ध्वनि सिद्धांत, यानी 37 का 1। अब आप कहेंगे कि मैम तो अब जो ये तो जान गए कि ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य है ये आनंदवर्धन जी है, और इनके विषय में। और अब जो बचते हैं रेस्ट जो 3 ऑप्शन है, तो उसके विषय में भी थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो आने वाले एग्जाम में हम लोग को दिक्कत नहीं। वामन जी का जो है ये रीति संप्रदाय है, ये आप लोग ध्यान रखें, रीति संप्रदाय। और विश्वनाथ जो है आचार्य विश्वनाथ, ये इनका जो है रसवादी, ये ध्यान पे रखेंगे। और मम्मट का ध्वनिवादी। इनका ध्वनि सिद्धांत है, इनका ध्वनिवादी है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ध्वनिवादी। लेकिन इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आनंदवर्धन है, ये ध्यान पे रखेंगे। और तो उसके बाद अगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो वामन जी है, रीति संप्रदाय, ये ध्यान पे रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग भी पढ़ें और जवाब दीजिए। संवेदनशीलता का असाहचर्य, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की अवधारणा किसकी है। तो ये आपके दिया गया है, और बताइए किसमें से किसकी है 38 का। तो ये जो है T.S. इलियट की जो है ये अवधारणा है। और T.S. इलियट से वैसे मान के चलिए ना कि यहाँ पर जो भी नाम दिए गए हैं, जॉर्ज लुकाच और R.F. लिविस, ये दोनों नाम आप इजीली हटा सकते थे, क्योंकि आंसर आपका होता तो इसी दोनों में से होता, I.A. रिचर्ड्स या T.S. इलियट। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर आपको ना आता हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जो ऑप्शन थोड़ी सी लगे कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन तो जनरली नहीं पूछा जाता, तो आप उसको हटा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम में बढ़ती तो जॉर्ज लुकाच और F.R. लिविस जो है इसको पहले मैं साइड कर देती। आज सोचना भी होता तो मैं ऑप्शन 1 और 3 में सोचती, जिसमें I.A. रिचर्ड्स और T.S. इलियट दिया है। अगर 50-50 हो गया तो मैं वैसे भी गेस करती, तो संभावना रहता कि ज़्यादा सही होने का। तो ये तो जानते हैं हम, क्योंकि संवेदनशीलता का असाहचर्य T.S. इलियट जी का है। और I.A. रिचर्ड्स जी के बारे में थोड़ी सी हम लोग अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि इनका जो है मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत, ये पूछ सकता है। संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जॉर्ज लुकाच जो थे ये महान यथार्थवाद थे, तो इनका छोड़िए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। तो किस में है, अतीत के चलचित्र में तो नहीं है, पथ के साथी में भी नहीं है, स्मृति की रेखाएं में भी नहीं है, मेरा परिवार,
ये जो 39 का है वो 4 मेरा परिवार जो है, इसमें उन्होंने पशु पक्षी जो भी मतलब इनके पास ऐसा मतलब ये जो थी तकरीबन इनके पास क्या कहा जाए, गिलहरी, क्या कहते खरगोश, गाय और नेवला और हिरन और क्या कहते हैं और 2-4 जो जानवर होते हैं मतलब इन्होंने पाल रखा था और सभी से बहुत ज़्यादा मतलब इनको लगाव था, तो इन्होंने इस पे भी अपनी एक रचना लिख दी है, मेरा परिवार। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। सबका प्रॉपर नाम था, जैसे गाय का गौरा था, गिलहरी का गिल्लू था और हिरन का भी कुछ नाम था। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इन पे जो ये रचना लिखा मेरा परिवार के नाम से लिखी है और काफ़ी अच्छा है। और ये मेरा परिवार जो है 1956 में मतलब इन्होंने इसका मतलब प्रकाशन वर्ष जो है 1956 है, ये ध्यान पे रखेंगे। और अतीत के चलचित्र जो है ये 1941 की रचना है, ये वैसे इम्पोर्टेंट है। स्मृति की रेखाएं ये 1943 की रचना है। और पथ के साथी ये 1972। पथ के साथी में आप थोड़ा सा एक बात याद रख सकते हैं कि ये पथ के साथी ये थे कि जो ऐसे सगे संबंधी जो इसके करीबी थे, जैसे कि एक स्त्री थी, परित्यक्त स्त्री थी, उसको वो अपने साथ रखती थी। इनका नौकर था महादेवी वर्मा जी का, तो उनको भी अपने साथ, तो उन पे भी उन्होंने अपनी रचना लिखी है। ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे, पथ के साथी, इसलिए उनका उन्होंने टाइटल बनाया है पथ के साथी। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? तो बताइए कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। रस दोषों की संख्या जो है 10 मानी गई है। और ये किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। ये भी आप लोग ध्यान पर रखिए, इंपॉर्टेंट है भरत मुनि। चलिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, मैंने सारी बात कर ली है। आप 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही कर्म है। आप बताइए कि जो जिनका मतलब इनका जन्म के अनुसार आपको इसमें आपको सही चीज़ मतलब खोजना है। तो पहले कौन सा होगा? पहले सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कबीरदास जी होंगे। कबीर के बाद गुरु नानक है, तो आपका आंसर जो होगा कौन सा होगा? ये तो कट गया। कबीर के बाद गुरु नानक, ये भी कट गया। या तो आपका आंसर 2 होगा या तो 3 होगा, कौन सा होगा आप लोग बताइए। और तो आयोग ने जो इसका आंसर लिया है वो 41 का 3 लिया है। 41 का 3 कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मल्लुकदास। तो सबके बारे में तो हम लोग अब थोड़ी सी अगर आप कहें तो इसके बारे में मैं आपको टाइम पीरियड बता दूं। कबीरदास का तो टाइम पीरियड बहुत थोड़ा पहले है, 1398। और गुरु नानक का जो है 1469। दादू दयाल का जो हो जाएगा वो 1544। और लास्ट में मल्लुकदास जी का 1574। इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बट इन दोनों में बहुत अंतर है। तो कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास, ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही कर्म है। सही कर्म कौन सा है? तो बताइए। तो सबसे पहले तो हम इसका अगर टाइम पीरियड के बारे में हम लोग जान ले तो बहुत आसान होगा। तो वैसे 42 का जो है वो 2 आंसर दिया गया है, यानी कि 42 का 2। रसिक प्रिया किसका है? अगर आपको ये भी पता हो रसिक प्रिया किसका है तो केशव दास जी का है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रसिक प्रिया का टाइम पीरियड क्या है? 1591। और इनके लेखक कौन है? केशव दास। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड अब मैं बताती हूँ। सेकंड जो है कवि कुल कल्पतरु। तो ये इनका टाइम पीरियड जो है 1650। ये 1591, ये 1650 है। और ये चिंतामणि का है, चिंतामणि, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, चिंतामणि। और थर्ड जो है
ललित ललाम, यहीं पे मैं बता देती हूँ। ललित ललाम का है मतीराम और 1661। और जो लास्ट 4 बच रहा है, 4 का हो जाएगा अलंकार। यहाँ पे 4 का अलंकार माला का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1711। और इनके लेखक जो है सुरति मिश्र। देखिए डिटेल मैंने पूरा बात किया। और आप लोग अगर देख रहे होंगे हमारी क्लास को, तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, टी.एस. इलियट के, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है टी.एस. इलियट। एक बार क्वेश्चन में ऑप्शन में टी.एस. इलियट लिया और यहाँ से टी.एस. इलियट से मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको फ्रेम कर दिया गया है। तो टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है, तो बताइए क्या है सही अनुक्रम। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर जानना हो तो सबसे पहले हम लोग इसका टाइम पीरियड जानेंगे। तो द सेक्रेड वुड का क्या टाइम पीरियड है, 1920। और एलिजाबेथ एसे का कितना टाइम पीरियड है, 1932। और सेलेक्टेड एसेज का कौन सा टाइम पीरियड है, सेलेक्टेड एसेज। और एक जो बचता है एंशिएंट एंड मॉडर्न, तो ये जो रचना है सेलेक्टेड एसेज जो है ये 1934 की रचना है। और जो लास्ट बचता है एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, तो ये कब की है, ये 1936 की है। तो बताइए, आप ही लोग बताइए कि कौन सा मतलब इसमें आपका आंसर होना चाहिए। द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथ एसेज 1932, सेलेक्टेड एसेज 1934 और एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न ये 1936। तो बताइए इसमें कौन सा, ये तो नहीं होगा एलिजाबेथ एसेज, ये 1932 पहले तो नहीं होगा। सेलेक्टेड एसेज 1934 नहीं होगा। एसेज एंड एंशिएंट ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा बन रहा है, आपका आंसर जो बन रहा है ये 43 का 1 बन रहा है, यानी 1 ये आपका आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर, नाट्य शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे आपको फिर से टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन अभी आपको लगातार 2 4 5 मिलेंगे, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक एकदम पढ़िए। और सबसे पहले अच्छा एक बात है, जब नाट्य शास्त्र को पढ़ रहे होंगे और इसके आचार्य को जब आप देख रहे होंगे, इनकी रचना को देख रहे होंगे, तो इतना हम लोग को पता है कि अभिनव भारती जो है ये अभिनव गुप्त की रचना है। और अभिनव गुप्त की जो रचना है जो सबसे पहले है, तो ये 44 का जो है 4 आंसर आपका होगा। 44 का 4 और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो इसके बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ। अभिनव गुप्त का जो टाइम पीरियड है ये 10वीं सदी, और 10 रूपक का जो हो जाएगा 11वीं सदी, 11वीं। नाट्य दर्पण का ये 12वीं, और भाव प्रकाशन का हो जाएगा 13वीं सदी। तो ऐसे आप लोग ध्यान पर देखिए, बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है, पहले 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर 13वीं। अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। तो 44 का जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और देखिए एक बात सबसे बड़ी बात है कि अभिनव भारती जो है ये इनके जो लेखक हैं ये अभिनव गुप्त है, और 10 रूपक का धनंजय, नाट्य दर्पण का रामचंद्र गुणचंद्र और भाव प्रकाशन का शारदा तन्य। ऐसे आप लोग ध्यान पर रखें, इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। वैसे अगर कहें तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका कौन सा होगा सौकड़ा का। अभिनव भारती का कौन सा होगा, अभिनव गुप्त। इसके नाम से ही लग रहा है अभिनव गुप्त, ये हो गया। और 10 रूपक का लेखक कौन है, धनंजय। और लास्ट में कौन एक बचता है, नाट्य दर्पण का कौन सा हो जाएगा, रामचंद्र गुणचंद्र। और एक लास्ट जो बचता है भाव प्रकाशन का कौन सा हो जाएगा, शारदा
तन्य। चलिए पूरा मैंने डिटेल लिख भी दिया है, तो चलिए आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम है, क्या है का। तो अगर इसमें अगर कहेगा तो सबसे पहले मुक्ति बोध ज्ञान और संवेदना, ये तो पहले हट जाएगा। मुक्ति बोध का थोड़ा टाइम पीरियड अलग है, उन पे लिखा भी गया है बाद में। और कवि कह गया है, ये भी नहीं होगा। और जनतांत्रिक और प्रेमचंद उनका युग, आंसर जो होगा इसी में से कोई होगा। तो प्रेमचंद उनका युग जो है सबसे पहले है, यानी कि 45 का 3। और अगर आप इस बारे में थोड़ा सा अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। प्रेमचंद और उनका युग कब का है, ये 1952 का है। और जनांतिक का जो है ये 1981 है। मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना ये जो है 1993 की है रचना। कवि कह गया ये तो 2000 की है। और प्रेमचंद और उनका युग जो है ये कौन लिखे हैं, रामविलास। इन्हीं के नीचे मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। इनका जो है रामविलास शर्मा। और सेकंड जो हो जाएगा इसका जनांतिक का कौन हो जाएगा, जनांतिक का हो जाएगा नेमीचंद जैन। थोड़ा सा जगह का ये है, तो एक सेकेंड। थर्ड का हो जाएगा मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना का क्या हो जाएगा, नंद किशोर नवल। और लास्ट जो हो गया कवि कह गया है, इसका क्या हो जाएगा, ये अशोक वाजपेयी। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए चारों का मैंने जो बता दिया, सबके सामने मैंने लिख भी दिया, ईस्वी भी लिख दिया और उनके लेखक के नाम भी लिख दिए। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए पढ़िए। हिंदी काव्य शास्त्रों की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है। फिर इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको सजाना है, तो कौन सा है बताइए। 46 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, 46 का 2। और इसका मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे टाइम पीरियड है। इनका टाइम पीरियड जो है 1633 है रसराज का। श्रृंगार निर्णय का जो है ये 1807 है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। और रसिकानंद का है 1822। और रस कलश का हो जाएगा 1931। देखिए बिल्कुल ऐसे। और रसराज जो है इनके लेखक मैं बता देती हूँ कौन कौन है, थोड़ा सा लेखक। रसराज का जो लेखक है ये मतीराम है, मतीराम। और रस निर्णय का कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार निर्णय का कौन सा हो जाएगा, तो श्रृंगार निर्णय का हो जाएगा भिखारी दास। ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे, भिखारी दास। और रसिकानंद का हो जाएगा ग्वाल। और जो रेस्ट बच जाता है रस कलश का हरिऔध। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। श्रृंगार निर्णय का है भिखारी दास, याद रखेंगे आप, भिखारी दास। यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, भिखारी दास। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, तो कौन सा सही अनुक्रम है ये बताइए आप। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो छाया होना चाहिए, फिर पुष्पलता, चित्रशाला, चिनगारियाँ तो सबसे लास्ट की है। चिनगारियाँ का जो टाइम पीरियड है ये 1925 का है। और छाया का तो हम लोग जानते हैं कि 1912 है। तो सबसे पहले ये होगा और सबसे लास्ट में ये था, यानी 47 का 4। और चित्रशाला का क्या टाइम पीरियड है, चित्रशाला भाग 1 का टाइम पीरियड है 1924। और इसके बारे में आप लोग, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो आप लोग इसको खुद से विकिपीडिया कीजिएगा, ठीक है। और छाया तो जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की है, ये तो आपको लोग को पता ही होगा। तो आपका आंसर 47 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अगर आप छाया जयशंकर प्रसाद जी की है, पुष्पलता सुदर्शन जी की है, पुष्पलता सुदर्शन, इनके लेखक है सुदर्शन, ये ध्यान पे रखेंगे आप। और चिंगारियाँ जो है, चिंगारियाँ इनके लेखक हैं बेचन शर्मा, बेचन शर्मा, उग्र, उग्र लगाते हैं ये, बेचन शर्मा उग्र। और चित्रशाला भाग 1 का जो है विशंभर नाथ शर्मा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चित्रशाला, चित्रशाला का है विशंभर नाथ शर्मा। चलिए ठीक है, अब हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग। छाया तो जानते हैं कि प्रसाद की रचना है, प्रसाद, छाया प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो बताइए सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 48 का जो है ये जो आंसर दिया गया है 48 का, वो 2 दिया गया ये आंसर, यानी कि डॉक्टर, कर्फ्यू और कबीरा खरा बाजार में कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल की जो टाइम पीरियड है ये जो है 1991 है, 1991। और कबीरा खरा बाजार में, तो कबीरा खरा बाजार में ये किसका है, ये 1981 की है, 1981। यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा है, यहाँ लिख देती हूँ 1981। और कर्फ्यू का जो हो जाएगा ये 1972। और लास्ट में जो है डॉक्टर का क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर का हो जाएगा 1958, 1958। तो चलिए हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो बताइए कौन सा सही अनुक्रम है। तो 49 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 1 लिया, यानी 49 का 1, यानी शब्द और स्मृति कला का जोखिम। शब्द और स्मृति कब की है, ये 1976 की रचना है। और कला का जोखिम जो है ये 1981 की रचना है। और ढलान से उतरते हुए 1985। और आदि अंत और आरंभ ये जो है ये 2001 की रचना है। और ये सभी रचना निर्मल वर्मा जी के, ये तो आपको पता ही है, यानी 49 का 1। तो इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इसके ब्रैकेट में आप लोग ईस्वी भी रख लीजिए और याद कीजिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो बताइए कौन सा है। ये तो बहुत हल्की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उर्वशी है, फिर झरना है, आंसू है, लहर है, यानी 50 का 3। उर्वशी क्यों, क्योंकि उर्वशी का हम लोग जानते हैं कि, देखिए मैं बता देती हूँ, उर्वशी का टाइम पीरियड जो है ये 1909 है उर्वशी, झरना का 1918, आंसू का 1925 और लहर का 1933। ये 50 बार ये क्वेश्चन आए हैं, लहर, आंसू, झरना। तो इसमें तो आपको भूलना ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रसाद की जो काव्य कृति है ये VVI है, आपको इसको एकदम शॉर्ट नोट्स हर एंगल से बना लेना होगा। तो चलिए साथियों, आपको ये क्लास कैसे लग रहे हैं, कंटेंट वाले अगर क्लास लग रहे हैं, पास करने वाले क्लास लग रहे हैं, JRF क्वालिफाई करने वाले क्लास लग रहे हैं, तो बिल्कुल इसे आप लोग इसे प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतने अच्छे कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होते हैं उसे आप लोग उसे भी क्लिक कर दें, ताकि आपके सभी नोटिफिकेशन हमारे जो जोश नेट JRF की तरफ से जो किए जाते हैं वो आपको बिल्कुल अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। हम आशा करते हैं कि जो भी एस्पिरेंट दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं या नेक्स्ट जून 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आप लोग पास करें, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। तो जाइए पढ़िए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।